तो स्वागत है आपका फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। आज हम करने जा रहे हैं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार एवं संस्थाएं, इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है वो कौटिल्य के अनुसार राज्य का साप्तांग सिद्धांत क्या है, यह आने के चांसेस हैं। या फिर इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य ने राज्य का वर्णन किस प्रकार किया है। तो आपको बता दिया जाए कि कौटिल्य ने राज्य का वर्णन मानव अंग की तरह किया है। मानव अंग क्या मतलब? मानव अंग का मतलब ये है कि जिस तरह से मानव के प्रमुख अंग आँख, कान, नाक, मुंह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह से राज्य के भी कुछ अंग हैं। उन अंगों के बिना राज्य कुछ नहीं कर सकता। वो 7 अंगों की व्याख्या करते हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य को चलाने के लिए राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं वो 7 हैं। और नंबर 1 उन्होंने बताया है कि सबसे प्रमुख अंग है वो स्वामी, जिसे हम राजा कह सकते हैं। नंबर 2 उन्होंने बताया अमात्य, यानी राजा की सहायता के लिए अमात्य होना चाहिए, जिसे उन्होंने मंत्री कहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जहाँ पर वो राज्य करेंगे वो है जनपद, यानी कि राज्य का तीसरा अंग है जनपद। जनपद का मतलब है जनसंख्या और भूमि। बिना जनसंख्या और भूमि के आप राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ ये बात हो सकती है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो कौटिल्य साहब ने बताया है कि जनसंख्या इतनी हो जो कि आपके रिसोर्सेज से कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाए और आपके जो संसाधन हैं वो कम रह जाएं। इसी तरह से उन्होंने भूमि की बात की है। भूमि का मतलब ये है कि जहाँ हम रहते हैं, जनपद में जन और पद, जनसंख्या और भूमि दोनों को उन्होंने जोड़ा है। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए ताकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नदियाँ, पहाड़ ये भी होने चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 उन्होंने बताया है दंड के बारे में। दंड बहुत ज़रूरी है, यानी राज्य तभी अच्छे तरीके से काम कर सकता है जब समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। और शांति व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास पुलिस हो और सेना हो। बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए सेना होनी चाहिए और अंदर आंतरिक व्यवस्था की शांति के लिए पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 5 उन्होंने बताया है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। आप अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले बनाओ। किले किस तरह से बनाए जाए? जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो किले बनाए जाते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे। हवाई जहाज़ की तो व्यवस्था थी नहीं, इस तरह से उसके अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अगर आप नीचे से आना चाहो तो चारों तरफ से किले के गड्ढे बना दिए जाते थे और उन गड्ढों में पानी भर दिया जाता था ताकि कोई तैर के भी ना आ सके। लेकिन अगर कोई तैर के आना चाहे तो उसके अंदर मगरमच्छ और सांप बिच्छू डाल दिया जाता था ताकि अगर वो तैर के आना चाहे आपके साम्राज्य में तो वो मगरमच्छ का शिकार हो जाए। इस तरह से राज्य के 5 अंगों की बात की जा चुकी है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दंड और दुर्ग। इसके अलावा कोष बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार कोष का अर्थ है खजाना। आपका जो खजाना है वो धन धान्य पूर्ण से परिपूर्ण होना चाहिए। सोने, चांदी, नकद सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स के माध्यम से। तो सरकार को चाहिए कि वो टैक्स इस तरह से ना लगाए जिससे कि जनता को नुकसान हो, जनता को कष्ट हो, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टैक्स बहुत ही सीमित मात्रा में लगाया जाना चाहिए। और इसके अलावा 7वां अंग है मित्र। मित्र बहुत ज़रूरी है। बुरे समय में, प्राकृतिक आपदाओं में, दुख के समय में आपका एक ही साथी होता है, मित्र। इस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने, कौटिल्य ने राज्य के साप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो है अशोक का धम्म। मानी अशोक ने अपने धम्म में राज्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो उन्होंने जो अशोक हैं उनके जो राज्य के बारे में विचार हैं वो धम्म में लिखा हुआ है और वो शिलालेखों में लिखा हुआ है। उनके जो प्रमुख शिलालेख हैं उसमें जो प्रथम शिलालेख है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जानवरों की बलि नहीं दी जानी चाहिए।
दूसरे प्रमुख शिलालेख में उन्होंने बताया है कि हमें सामाजिक कल्याण की बात करनी चाहिए। सामाजिक कल्याण का अर्थ होता है किस तरह से पानी की व्यवस्था की जाए कुओं के माध्यम से, किस तरह से औषधि की व्यवस्था की जाए स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, किस तरह से छायादार पेड़ लगाए जाने चाहिए। इसी तरह से उन्होंने तीसरे प्रमुख शिलालेखों में ब्राह्मणों के साथ सम्मान करने की बात की गई है। चौथे शिलालेख में उन्होंने नैतिकता, दया, प्रेम, परोपकार इसकी बात की है। पांचवें शिलालेख में उन्होंने जेल की बात की है, लेकिन जेल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराधी को और ज़्यादा अपराधी बनाया जाए, उसको मारा जाए, पीटा जाए, तरपाया जाए, नहीं, उसको सुधारना जाए ताकि वो जब बाहर आए तो वो दोबारा से अपराध ना करे। जैसे अगर आप फिल्म देखो, एक मूवी है 2 आंखें 12 हाथ, उस मूवी में भी जेलर ने प्रयास किया है कि जो भयानक से भयानक अपराधी है उसको कैसे सुधारा जाए, और मूवी के अंत में दिखाया गया है कि वास्तव में वो जो भयानक कैदी हैं उनमें सुधार भी हुआ है। 7वें प्रमुख शिलालेख में उन्होंने विभिन्न संप्रदायों में भाईचारे की बात की गई है। भाईचारा मतलब आपस में मिलजुल के रहना। 8वें शिलालेख में उन्होंने पर्यटन, टूरिज्म की बात की है। अगर 9वें शिलालेख की बात की जाए तो उन्होंने नैतिकता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब नैतिकता क्या है, तो अभी अभी आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर कि भाई जब तक मैं अपराध मुक्त नहीं हो जाता, अपराध है या नहीं वो अलग बात है, जब तक मुक्त नहीं हो जाता कोर्ट से तब तक मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसे नैतिकता कहा जाता है। अपने मन से इस्तीफा उन्होंने दे दिया, इसे नैतिकता की बात कही गई है। 10वें में उन्होंने बताया है कि प्रजा को धम्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 11वें शिलालेख में यह बताया गया है कि धम्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, और 12वें शिलालेख में यह बताया गया है कि कैसे हम विभिन्न संप्रदायों के बीच में एकता की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरह से 13वें प्रमुख शिलालेख में इस बात पर चर्चा की गई है कि जो युद्ध है, युद्ध में जो लोगों की मृत्यु होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिरी में 14वें प्रमुख शिलालेख में इस बात पर चर्चा की गई है कि किस तरह से धम्म की शिक्षाओं को संपूर्ण विश्व में फैलाया जाए। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, या फिर अशोक ने अपने राज्य में किन किन तत्वों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का वर्णन करें। जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक हैं। उन्होंने 1971 में एक बुक लिखी थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। उस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे समाज में सबसे प्रमुख चीज अगर कुछ है तो वो है जस्टिस। अगर लोगों के साथ न्याय किया जाता है तो इससे अच्छी चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। और इसके लिए उन्होंने एक खास बात कही है कि समाज में जो सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके साथ न्याय होना बहुत जरूरी है। सबसे गरीब व्यक्ति के साथ न्याय होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समाज में एक अच्छी चीज लेकर आते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर याद कर लेना। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी गई है जॉन रॉस के द्वारा, और उन्होंने सबसे प्रमुख स्थान दिया है न्याय को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो भारत में वर्ण व्यवस्था का वर्णन करने की बात कही गई है कि किस तरह से भारत में वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। अगर आप देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण माने गए हैं। इन्हीं के माध्यम से भारत में विभिन्न तरीके से व्यवस्था चलती रही। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया जाए तो आपको पता है कि भारत में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है राजनीति में। राजनीतिक दल भी जाति के आधार पर ही अपने उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में इसका फायदा उठाते हैं और कई बार चुनाव जाति के आधार पर ही जीते जाते हैं। जाति के आधार पर ही उन्हें मंत्री पद भी दिया जाता है। तो वास्तव में भारत में जाति का बहुत प्रमुख स्थान रहा है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन अगर आप ठीक से कर लें
तो आप आराम से इस क्वेश्चन को पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका था कौटिल्य का राज्य का साप्तांग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा अशोक का धम्म का राज्य का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा जॉन रॉस का न्याय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा भारत में वर्ण व्यवस्था का वर्णन। और क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा भारत में जाति व्यवस्था। तो आप इन क्वेश्चनों को कर लें, आप अवश्य अच्छे तरीके से इस पेपर को कर पाओगे। धन्यवाद।